दोस्तों आज मैं विजय मूवी की कहानी सुनाऊंगा जिसके दो पार्ट्स है। सेकंड पार्ट की कहानी प्रीक्वल स्टोरी है फर्स्ट पार्ट की, लेकिन मैं आपको बिना कंफ्यूज किए शुरुआत से ये कहानी एक्सप्लेन करूंगा। ये एक हॉरर फिल्म है और इसके फर्स्ट पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा बिजनेस किया था, इसलिए इसके सेकंड पार्ट पर और भी खर्चा किया गया। कहानी की शुरुआत 1967 से होती है। मिस्टर ब्राउनिंग अपनी बेटी केट के साथ एलिस जेंडर के घर आए हैं। एलिस दावा करती है कि वो मरे हुए लोगों से बात कर सकती है, इसलिए मिस्टर ब्राउनिंग यहाँ अपनी मरी हुई वाइफ मैरी से बात करने आए हैं। लेकिन केट को इन सब पर भरोसा नहीं है और जब एलिस मैरी से कांटेक्ट करती है तो यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है, जैसे मोमबत्तियों का बुझना, टेबल का हिलना। लेकिन इससे भी डरावना वहाँ मैरी की परछाई भी मौजूद होती है। एलिस इनके सामने 3 मोमबत्ती जलती हुई रखती है और जवाब हाँ और ना में होगा। अगर हाँ होगा तो मोमबत्ती नहीं बुझेगी और अगर ना होगा तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। अब मिस्टर ब्राउनिंग अपने सवाल पूछते हैं, इसमें पहला कि क्या वो अभी भी दर्द में है, जिसका जवाब मैरी मोमबत्ती बुझाकर देती है। दूसरा सवाल कि क्या उसने मिस्टर ब्राउनिंग को माफ कर दिया है, इसका जवाब हाँ होता है। इसी बीच मैरी की परछाई हिलने लगती है। एलिस कहती है कि जल्दी से तीसरा सवाल पूछो। ब्राउनिंग पूछते हैं कि जेनी किसी लड़के से प्यार करती है और वो उसलिए बार बार मुझसे पैसे मांगती है। दरअसल ये सब वो उस लड़के के लिए ले रही है ताकि वो अपने बिजनेस को चला पाए। पर क्या बाद में वो लड़का जेनी से शादी करेगा? तो इसका जवाब होता है ना। जेनी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एलिस से एक फ्रॉड है। तभी मैरी की परछाई इनको बुरी तरह डरा देती है। इससे डर ब्राउनिंग यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि ये सब एलिस फ्री में नहीं करती, पर वो इनसे पैसे नहीं लेती। और इसके बाद हमें पता चलता है कि एलिस के पास कोई भी शक्ति नहीं है, बल्कि ये सब पूरा सेटअप होता है और ये वो अपनी दोनों बेटियों के साथ करती है, यानी कि छोटी बेटी डोरिस और बड़ी बेटी लीना। क्योंकि अगर सच में वो ऐसा कर पाती तो वो सबसे पहले अपने मरे हुए हस्बैंड रोजर की आत्मा से बात करती। एलिस ये सब थोड़े पैसे के लिए तो करती है ताकि उसका जीवन चल सके, पर उसका मेन मकसद लोगों को रिलीफ पहुंचाना होता है, जो शायद उसे और उसके बच्चों को कभी नहीं मिला। अब रात को डोरिस और एलिस के बीच बातचीत होती है, जिससे हम समझ पाते हैं एलिस के हस्बैंड के जाने के बाद इनकी कंडीशन काफी खराब हो गई है। इतनी कि एलिस डोरिस के लिए एक न्यू ड्रेस भी नहीं खरीद पा रही है। पर हम समझ पाते हैं कि इसका सबसे ज्यादा असर डोरिस और एलिस पर हुआ है, क्योंकि लीना अब मूव ऑन कर चुकी है। देखते हैं कि देर रात वो अपनी दोस्त एली के घर पे जाती है, जहाँ लीना का बॉयफ्रेंड माइकी भी होता है। लीना को यहाँ पर एक विजी बोर्ड दिखता है। एली बताती है कि ये उसकी मोम अपने दोस्तों के साथ खेलती है। कहते हैं कि इससे डेड पीपल से बात की जा सकती है। अब एली कहती है कि क्यों ना हम भी इसे खेले, और सभी तैयार हो जाते हैं। एली सबसे पहले इनको रूल बताती है, जो कि 3 रूल है कि इस बोर्ड के साथ कभी भी अकेले नहीं खेलना, ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना और हमेशा आखिर में गुड बाय कहना है। अब इसके बाद ये खेलना शुरू करते हैं। बेटी तो कुछ ज्यादा ही डर रही होती है, पर लीना उसे समझाती है कि ये तो बस एक गेम है। पर इस गेम का कॉन्सेप्ट लीना को काफी पसंद आता है और हम यहाँ पर कुछ मूवमेंट होते हुए भी देखते हैं। हालांकि ये रियल नहीं होता, पर जब ये खेल रहे होते हैं उसी दौरान एली की मोम यहाँ पर आ जाती है और वो लीना की मोम को कॉल कर देती है। एलिस लीना को पिकअप करने यहाँ पर आती है। लीना जानती है कि एलिस उससे नाराज है, पर एलिस इसलिए उससे नाराज नहीं होती क्योंकि वो यहाँ पर आई है, बल्कि इसलिए कि वो अब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग भी करने लगी है। एलिस कहती है कि इन सब के बजाय तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। इससे लीना को वही विजी बोर्ड याद आता है और वो कहती है कि आपको विजी बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसका आइडिया एलिस को भी काफी पसंद आता है। और अगले दिन इनके स्कूल जाने के बाद वो मार्केट जाके उस बोर्ड को खरीद लेती है और घर आते आते लीना और डोरिस को पिकअप करने के लिए स्कूल पहुंचती है, जहां वो देखती है कि 2 बच्चे डोरिस को बुली कर रहे होते हैं। पर वहां पर फादर टॉम पहुंचकर उन बच्चों को भगा देते हैं, इसका शुक्रिया अदा एलिस करती है। रास्ते में डोरिस एलिस को फादर टॉम के बारे में बताती है और वो कहती है कि आपको उन्हें भी बुलाना चाहिए ताकि वो अपनी वाइफ से बात कर सके। पर लीना कहती है कि वो एक प्रीस्ट हैं और प्रीस्ट कभी शादी नहीं करते, इसलिए उनकी वाइफ नहीं होगी। लेकिन डोरिस बताती है कि प्रीस्ट बनने से पहले उनकी एक वाइफ थी जो कि गुजर गई और उनके बाद ही वो प्रीस्ट बने हैं। अब एलिस सोने से पहले इस बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करने लगती है और उसी दौरान डोरिस लीना के साथ होती है और हमें पैरेलली दिखाया जाता है कि एलिस किसी आत्मा को बुलाने का नाटक कर रही होती है
पर इन रियलिटी एक आत्मा सच में आ जाती है जिसका नाम मार्कस है और वो डोरिस के जरिए बात करती है और एलिस के हर सवालों का जवाब डोरिस देने लगती है। पर वहीं बैठी लीना डोरिस को बड़बड़ाते हुए देखती है, पर जैसे ही एलिस उस गेम को बंद कर देती है डोरिस भी वापस ठीक हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसे कुछ भी याद नहीं होता। पर एलिस जाते जाते आखिर में रोजर की आत्मा से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर हो, पर इस बोर्ड में कोई मूवमेंट नहीं होती। इसके बाद एलिस यहाँ से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद हम बोर्ड के प्लैंचेट को देखते हैं जो अपने आप ही मूव होके 9 पर पहुंच जाता है, क्योंकि ये रोजर नहीं है बल्कि मार्कस है। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एलिस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन असली गलती तो इसके बाद होती है। दरअसल देर रात डोरिस यहाँ पर आती है और इस बोर्ड के साथ खेलने लगती है और इस बोर्ड का सबसे पहला ये रूल है कि इसे कभी अकेले नहीं खेलना है। डोरिस अब किसी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जिसका जवाब आता है हाय फ्रेंड, और इस हाय फ्रेंड को याद रखना क्योंकि सेकंड पार्ट में इसका काफी अच्छा रोल है। डोरिस इस प्लैंचेट की मदद से उस आत्मा को देखने की कोशिश करती है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है। अगले दिन फादर टॉम एलिस को स्कूल में बुलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डोरिस का होमवर्क डोरिस ने खुद ना करके किसी से करवाया है, क्योंकि ये राइटिंग पूरी तरह कर्सिव में लिखी होती है और डोरिस को तो कर्सिव राइटिंग में लिखना आता ही नहीं है। एलिस डोरिस से पूछती है कि ये किसने लिखा है, जिसका जवाब डोरिस देती है कि उसके न्यू फ्रेंड ने, जो कि कौन है आप जानते ही हो। इनके घर पहुंचने पर इन्हें बैंक का नोटिस मिलता है जो कि होम लोन का है, और अगर इन्होंने लोन नहीं भरा तो इस घर की नीलामी कर दी जाएगी। एलिस के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए ये घर इन्हें खाली करना पड़ेगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि इनमें से कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर रोजर की यादें हैं। ये देख डोरिस उस विजी बोर्ड के पास चली जाती है और अपने फादर की आत्मा से कांटेक्ट करती है ताकि वो उनकी मदद कर सके। इसके बाद हम डोरिस को बेसमेंट में देखते हैं जहाँ की दीवार से वो कुछ निकाल कर एलिस के पास लाती है और ये होते हैं काफी सारे पैसे। वो कहती है कि ये डैडी ने दिया है, साथ ही ये भी कि वो उनसे बात कर सकती है। इनको प्रूफ करने के लिए डोरिस विजी बोर्ड का इस्तेमाल करती है और बोर्ड को हिलता देख ये दोनों डर जाते हैं। इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि ये रोजर है, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए एलिस रोजर से एक पर्सनल सवाल पूछती है जो कि सिर्फ उसे और रोजर को ही पता था, जिसका जवाब ये आत्मा दे देती है। पर लीना को अभी भी विश्वास नहीं होता, इसलिए इनके जाने के बाद वो प्लैंचेट से रोजर को देखने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसे एक काली परछाई दिखती है जिससे वो डर जाती है। अब क्योंकि ये डोरिस के जरिए भूतों से बात कर पा रहे हैं, इसलिए अगले दिन से ये अपना काम शुरू कर देते हैं जिसमें डोरिस इनका साथ देती है, पर इसके कारण वो काफी दिनों से स्कूल नहीं गई। इसलिए फादर लीना को बुलाकर पूछते हैं कि आखिर डोरिस कहाँ पर है। लीना भी उनको यही बताती है कि डोरिस एलिस की मदद कर रही है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डोरिस एक सेशन कर रही होती है जिसमें वो एक लेडी को उसके पति की आत्मा से बात करवा रही होती है, लेकिन इस सेशन के बाद से ही उसे गले में काफी दर्द होने लगता है। लीना उसे कुछ मेडिसिन भी देती है, लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए डोरिस हेल्प के लिए रोजर से बात करने जाती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता है और चलते चलते आईने के पास पहुंच जाती है, जिस दौरान उससे वो प्लैंचेट गिर जाता है। पर उससे जब वो आईने में देखती है तो हम मार्कस की आत्मा को देख पाते हैं जो कि उसे पजेस कर लेता है, और हम यहाँ पर समझ पाते हैं कि यहाँ पर कोई भी रोजर या उसकी आत्मा नहीं है, बल्कि ये हमेशा से ही मार्कस था। पर अगर आप सोच रहे हो कि अगर ये मार्कस था तो इसने उस बात का जवाब कैसे दिया जो एलिस ने उससे पूछा था, वेल यही आपको इस कहानी के आखिर में पता चलेगा। खैर हम देखते हैं कि डोरिस के पोजीशन के बाद लीना को भी एक डरावना सपना आता है जिसमें कोई उसका मुंह सील देता है। खैर अगले दिन हमें डोरिस स्कूल में दिखाई जाती है जो कि चुपचाप खड़ी होती है, जिस दौरान वही 2 बुली बच्चे उसे फिर से बुली करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक गुलेल की मदद से उसे मारने की जाता है, पर तभी डोरिस उसकी तरफ देखती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चा अपने आप ही खुद को गुलेल से मार लेता है। रात को एलिस फादर टॉम से मिलने के लिए जाती है, जहाँ ये दोनों अपने वाइफ और हस्बैंड की बात करने लगते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं है। फादर बताते हैं कि उनकी वाइफ के जाने के बाद वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते थे, इसीलिए वो प्रीस्ट बन गए। फादर का अपनी वाइफ से ऐसा प्यार देखते हुए वो कहती है कि आपको हमारे घर आकर अपनी वाइफ से बात करनी चाहिए। अब यूं तो फादर ऐसी चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, पर फिर भी वो कहते हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं जरूर आऊंगा। इसी दौरान माइकी लीना के घर पहुंचता है, पर जब यहाँ से वो जाने लगता है तो डोरिस उससे मिलती है और यहाँ वो माइकी को बताती है कि फांसी पर लटकने के बाद इंसान क्या क्या महसूस करता है, वो भी पूरी डिटेल में, जो कि माइकी के लिए काफी ऑकवर्ड होता है। अब रात को लीना देखती है कि डोरिस कुछ लिख रही होती है
उसे लगता है कि वो होमवर्क कर रही है, इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। पर अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसकी डॉल को, जो कि रोजर ने उसे गिफ्ट किया था, उसके मुंह को किसी ने सिल दिया है। इसका इल्जाम वो डोरिस पर लगाती है, पर डोरिस कहती है कि ये डैडी ने किया है ताकि उन आवाजों को रोक सके। ये सुन लीना को काफी गुस्सा आता है और वो इन सब चीजों से तंग आ चुकी है जो भी डोरिस और एलिस कर रहे हैं। पर एलिस उसे समझाती है कि ये सच में रोजर ही है, क्योंकि इस आत्मा ने वो बताया है जो सिर्फ रोजर को ही पता थी। खैर, लीना को समझाने के बाद अब ये दोनों स्कूल जाने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि अब डोरिस के बिहेवियर में चेंज आ चुका है। वो गुस्से में इनसे कहती है कि वो स्कूल जाना नहीं चाहती है, पर एलिस उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती है। वो लीना को कहती है कि डोरिस का बैग लेकर आए, इसलिए लीना डोरिस के रूम में जाती है जहाँ पर उसे वही पेज मिलते हैं, पर वो देखती है कि इंग्लिश में नहीं लिखे हैं बल्कि पोलिश में लिखे होते हैं, जो कि पोलैंड की भाषा है। इस पेज को वो अपने पास रख लेती है और स्कूल में जाकर फादर टॉम को दिखाती है। वो बताती है कि ये एलिस ने लिखा है, पर हैरानी वाली बात है कि एलिस को पोलिश लैंग्वेज कैसे आती है। अब ये जानने के लिए इसमें क्या लिखा है, फादर टॉम कहते हैं कि स्कूल में एक टीचर है हैना, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान यहाँ पर आई थी, इसलिए वो हमारे लिए इसे ट्रांसलेट कर सकती हैं। अब शाम को फादर एलिस के घर जाते हैं ताकि वो अपनी वाइफ से बात कर सके। डोरिस उनकी बात उनकी वाइफ से करवा देती है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए फादर अपनी वाइफ से एक सवाल पूछते हैं कि उसका मिडिल नेम क्या है, जिसका जवाब हमें बोर्ड के जरिए मिलता है और वो है लिन, जो कि करेक्ट होता है। फादर ये भी पूछते हैं कि क्या उसने मुझे माफ कर दिया है, तो डोरिस बताती है हाँ, पर फादर पूछते हैं कि मुझे किस लिए माफ किया है। ये पूछते ही डोरिस को जवाब नहीं देती है और बात को काट देती है। फादर सेशन कंप्लीट करके लीना और एलिस से अकेले में बात करते हैं। वो बताते हैं कि मेरी वाइफ का मिडिल नेम कैथरीन था, एक्चुअली मेरी मॉम का मिडिल नेम लीन था, और यहाँ इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। फादर बताते हैं कि वास्तव में डोरिस जिससे बात कर रही थी वो मेरी वाइफ थी ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ मेरा दिमाग पढ़ रही थी, क्योंकि जब मैंने अपना वाइफ का मिडिल नेम पूछा तो अपने दिमाग में सिर्फ लिन लिन ही पुकार रहा था, जो कि डोरिस ने बता दिया। और जब मैंने उससे दूसरा सवाल किया कि किस लिए उसने मुझे माफ किया, तो मैंने अपने दिमाग को खाली कर दिया और कुछ भी नहीं सोचा। इसीलिए डोरिस उसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। फादर कहते हैं कि मैं उसको फ्रॉड नहीं कह रहा हूँ, पर वो जिससे भी बात करती है वो कोई और है। पर अब फादर ने बताते हैं कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे। दरअसल वो यहाँ पर अपनी वाइफ से बात करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उन पेजेस के बारे में बताने आए थे जो कि लीना ने उसे दी थी। फादर बताते हैं कि मैंने इनको ट्रांसलेट करवा लिया है। वो बताते हैं कि ये एक जर्नल है, यानी कि डायरी, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पोलैंड से अमेरिका चले आए एक आदमी की है जिसका नाम मार्कस था। इस पेजेस में मार्कस लिखता है कि जर्मनी के पोलैंड में हमला करने के बाद उसकी फैमिली को कैंप में कैद कर लिया गया, जहां उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से हुई थी, जिसे वहां पर सभी लोग डेविल्स डॉक्टर के नाम से पुकारते थे, क्योंकि वो जादू टोना करता था। साथ ही वो अपने पेशेंट के साथ अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता था जिनमें उनकी मौत हो जाती थी। पर मार्कस और काफी सारे लोगों को एलाइज द्वारा बचा लिया गया। इसके बाद वो सभी अमेरिका भाग गए और अमेरिका आकर वो सड़कों पर ही रहने लगा। लेकिन इसके बाद उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया, जहां उसकी नजर एक डॉक्टर पे पड़ती है और ठीक से याद करने पे उसे याद आता है कि ये तो वही डेविल्स डॉक्टर है और उसने यहाँ पर अपना नाम चेंज कर लिया है। डॉक्टर के यहाँ पर होने का कारण है कि पोलैंड से कुछ डॉक्टर्स भी यहाँ पर भाग आए थे, जिनमें ये डॉक्टर भी शामिल था, इसलिए वो यहाँ पर पहुंच गया। अब एक दिन ये डॉक्टर मार्कस को हॉस्पिटल से निकाल कर अपने घर पर ले जाता है। इसके बेसमेंट में वो इसी के जैसे काफी पेशेंट के साथ अपने एक्सपेरिमेंट करता रहता था और मार्कस लिखता है कि वो घर यही है, यानी कि जिसमें एलिस रह रही है। पर इतना ही नहीं, मार्कस यहाँ पर बताता है कि यहाँ लाने के बाद ये डॉक्टर पेशेंट की सबसे पहले जुबान काटकर उनके अंदर से वोकल कॉर्ड्स निकाल देता था और मुंह को सील देता था ताकि उनकी आवाज बाहर ना आए। अब मुंह को सिलने से हमें दो सीन याद आते हैं, एक लीना का सपना जिसमें उसका मुंह सिल गया था और दूसरा वो डॉल जिसका मुंह अपने आप ही सिल गया था। पर एलिस पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इससे एक सवाल किया था जिसका जवाब सिर्फ रोजर को ही पता था। यहाँ लीना कहती है कि अगर मार्कस की बात सही है, क्योंकि उसने मरने के बाद बताया था कि यहाँ पर काफी सारी आत्माएं पहले से ही मौजूद थी, जिनमें वो भी शामिल हो गया और ये सभी आत्माएं उनकी थी जिनके साथ डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। यानी कि जब से वो यहाँ पर आए थे तब से ये आत्माएं उन्हें देखती रहती थी, वो भी पूरे टाइम। इसीलिए मार्कस ने एलिस के सवाल का जवाब दे पाया, क्योंकि उसने ये सब पहले ही सुन रखा था।
अब हम देखते हैं कि जब ये सब बातें कर रहे होते हैं, इसी दौरान माइकी यहाँ पर आता है, पर नीचे डोरिस उसे कहती है कि लीना अभी बिजी है, इसलिए जब तक वो नहीं आती है तब तक डोरिस उसे एक चीज दिखाती है जो कि बेसमेंट में है। दरअसल वो उसे उसी ट्रेजर के बारे में बताती है, यानी कि उन पैसों के बारे में जो उसे बेसमेंट से मिलते हैं। वो कहती है कि इस गड्ढे के अंदर काफी सारे पैसे हैं, इसे निकालने के लिए डोरिस माइकी को कहती है। माइकी भी डोरिस का बचपना समझकर वैसा ही करता है और उस छेद में हाथ डाल देता है, लेकिन पैसों की बजाय उसे कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं जो कि उन्हीं पेशेंट्स के हैं जिनकी बात मार्कस कर रहा था, जिसे मारकर उस डॉक्टर ने यहीं पर दफन कर दिया। इसी बीच हम डोरिस के अंदर डेमोनिक बदलाव देखते हैं, जिसके बाद वो माइकी को पकड़कर उसके कान में फुसफुसाने लगती है और वो माइकी को भी पोजेस कर लेती है। वही फादर इन्हें बताते हैं कि मैंने वेटिकन से ऑलरेडी ही बात कर ली है और कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इनकी बात खत्म हो जाने के बाद ये नीचे जाते हैं, पर इन्हें डोरिस कहीं भी नहीं दिखती है। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और जैसे ही ये वहाँ पर जाने लगते हैं तभी माइकी की लाश यहाँ पर गिरती है जो कि फंदे से लटकी हुई है। लीना इसे सबसे ज्यादा दुखी होती है, पर एलिस उसे समझाती है कि उन्हें कैसे भी डोरिस को ढूंढना होगा, जिसे ढूंढने के लिए वो बेसमेंट में जाते हैं, जब फादर को उसी दीवार के छेद में कई सारे कंकाल दिखते हैं। और यहाँ मैं आपको सेकंड रूल याद दिला दूंगा जो कि था कि नेवर प्ले इन ग्रेवयार्ड। पर उस डॉक्टर ने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मार के दफना दिया था कि ये घर एक तरह से ग्रेवयार्ड है। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इन्होंने सेकंड रूल भी ब्रेक कर दिया था और थर्ड तो इन्होंने किया ही किया था, क्योंकि लास्ट में ये कभी गुड बाय नहीं कहते थे। खैर एलिस इन्हें यहाँ पर नहीं दिखती, पर तभी इन्हें एलिस की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी बेसमेंट के एक चेम्बर से आ रही होती है और यहाँ पर डोरिस इनसे मदद मांग रही होती है। उसकी हेल्प के लिए फादर अकेले ही उस चेम्बर में जाते हैं और ये चेम्बर उन्हें पहुंचा देता है उसी बेसमेंट के रूम में जहाँ पर वो डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता था। अब अंदर पहुंचते ही फादर को डोरिस दिखती है जो कि पजेस्ट होती है और वो फादर पर ही अटैक कर देती है। पजेस्ट फादर जब बाहर आते हैं तो वो एलिस और लीना पर अटैक कर देते हैं। लीना तो कैसे भी बाहर निकल जाती है, पर वो एलिस को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो मारते फादर खुद को कंट्रोल करते हैं और वो एलिस को यहाँ से भेज देते हैं, पर इसके बाद डोरिस उन्हें मार देती है। इसके बाद वो लीना को भी पकड़ लेती है और उसे भी पोजेस करने लगती है, पर यहाँ पर एलिस आकर खुद को सेक्रीफाइस करने की बात करती है ताकि वो लीना को छोड़ दे। इसलिए मार्कस उसे छोड़ एलिस को पकड़ लेता है और उसे बेसमेंट में ले जाता है ताकि उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। इसी दौरान हम देखते हैं कि लीना को होश आता है और कोई उसे बिस्तर पर लिटा देता है जो कि रोजर की आत्मा ही होती है। यहाँ रोजर की आत्मा उसे दिखाती है कि कैसे डोरिस यानी कि मार्कस को रोकना है, और ये होता है कि लीना को कैसे भी डोरिस का मुंह सिलना होगा, क्योंकि डोरिस किसी को भी कुछ बोलने से ही पोजेस करती है। इसीलिए वो लीना को दिखाते हैं कि उसे कैसे भी उसका मुंह सिलना होगा, और उसका हिंट उन्होंने पहले भी दिया था जब उन्होंने लीना की डोल के मुंह को सिला था। खैर लीना समझ जाती है कि उसे क्या करना है, जिसके बाद वो बेसमेंट में पहुंच जाती है और सबसे पहले एलिस को बचाती है। एलिस को बचाने के बाद उसे रूम में उसे वही औजार मिलता है जिससे वो उसका मुंह सिल देती है। इस दौरान कई आत्माएं उस पर वार करती है, पर लीना अपना काम खत्म कर देती है, पर इससे डोरिस की मौत हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही डोरिस की आंख खुलती है उसके सामने रोजर खड़े होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि डोरिस अब नहीं रही। डोरिस की मौत से एलिस को काफी दुख लगता है, पर तभी लीना उसके पास आती है, पर हम देखते हैं कि लीना पजेस हो चुकी है और वो एलिस को चाकू मार देती है। वहीं एलिस को रोजर और डोरिस की आत्मा दिखती है जो कि साथ में खड़ी होती है, जिसके बाद एलिस भी मर जाती है। इस घटना से उसे इतना बड़ा सदमा लगता है कि उसे मेंटल अस्पताल में भेजना पड़ता है, जहां डॉक्टर उससे उसकी मदर के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिसका जवाब वो काफी क्रीपी वे में देती है। वो खुद को इतना अकेला पाती है कि वो अपने खून की मदद से एक वीजी बोर्ड तैयार करती है और डोरिस से कांटेक्ट करती है। इसके बाद हम डॉक्टर को देखते हैं कि वो लीना के चैम्बर के पास से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि लीना उसे देख रही है, और तभी हम देखते हैं कि दीवार के ऊपर डोरिस की आत्मा होती है जो उसके पास आने लगती है, और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। इस फिल्म में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जो कि कनेक्ट करता है इसे सीधा 2014 में आई वीजी मूवी से। तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें लीना दिखाई जाती है जो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है।
तभी एक नर्स उसे बताती है कि कोई उससे मिलने आया है, तो खुद को उसकी भतीजी बता रही है। और लीना की स्माइल के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों ये थी विजी ओरिजिन ऑफ इविल की कहानी। इस पूरी मूवी में जिसके साथ सबसे ज्यादा गलत हुआ है वो लीना है। सबसे पहले उसके फादर मरे, इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड, उसके बाद उसकी माँ और उसकी बहन भी। लेकिन कहानी में जो भी इनके साथ हुआ उसका कारण भी लीना ही बनी, क्योंकि अगर उसने विजी बोर्ड के बारे में एलिस को कभी बताया ही नहीं होता तो वो बोर्ड को कभी लाते ही नहीं, जिसके बाद ये सब होता ही नहीं। तो यही थी कहानी। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट करना, मैं सेकंड पार्ट के एंड में इन सभी सवालों का जवाब दूंगा। साथ ही कुछ थियरीज और फैक्ट पे भी बात करेंगे इन मूवीज के। फिल्म से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी पिछली वीडियो भी एक हॉरर मूवी पे थी जो कि इसी साल रिलीज हुई है, इसे भी चेकआउट जरूर करना, काफी अच्छी कहानी है।